हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉर्सेट 9 की जो है डेट बाहर आ चुकी है। इसका प्री एग्जाम सितंबर 14 को होने वाला है और जो मेन एग्जाम है वो 27 सितंबर को होने वाला है। और जो आपको फॉर्म फिल कर लेना है वो 22 जुलाई से लेके 11 अगस्त जो है उसकी लास्ट डेट है। तो आपको 11 अगस्त तक कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको तैयारी के साथ साथ प्रॉपरली एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमसीक्यूज पे ध्यान नहीं देंगे, केवल थ्योरी पढ़ते रहेंगे, तो जब हम एग्जाम करने जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज इन टाइम। तो आपको उस पे भी प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का टॉपिक लेने वाली हूँ जो एमसीक्यूज के हैं, वो है एचआईवी एड्स और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज से लिए हैं और काफी हाई चांसेस हो जाते हैं टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज जो है पेपर में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल 30 क्वेश्चंस की सीरीज को। Question number one: While providing oral care to a retropositive client, nurse should। अब अगर क्लाइंट जो है, पेशेंट को एचआईवी है, तो जो नर्स हैं उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे while providing माउथ केयर। ऑप्शंस दिए हुए हैं: A. Use special mouth care solution. B. Use soft toothbrush. C. Isolate the client. And D. Wear gloves. तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो एचआईवी होती है, जो एचआईवी रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट की अगर कोई नर्स केयर कर रही होती है तो उसको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एचआईवी का, वो है बॉडीली फ्लूइड्स। जैसे कोई भी बॉडी फ्लूइड्स, म्यूकस, देन ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स एंड ब्रेस्ट मिल्क are the basic mode of transmission for HIV infection। तो यहाँ पे अगर सिस्टर या नर्स उसकी केयर कर रही हैं तो उसको ग्लव्स पहनने हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू: while taking temperature of HIV positive client, nurse should: A is wear all PPE, B wear mask and gloves, C use 1% hypochlorite solution, and D wash hands before and after the procedure। तो टेम्परेचर के लिए अगर प्रॉपर पीपी पहन के जाएंगे तो दैट इज नॉट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो प्रॉपर पीपी के पहनने की जरूरत नहीं है। बी जो है ऑप्शन, मास्क एंड ग्लव्स, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के लिए अगर टेम्परेचर ही लेना है तो मास्क एंड ग्लव्स की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर हम उसके बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो केवल हमें हैंड वॉश की आवश्यकता है, जो बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री: विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड बाय एन immunocompromised person who is experiencing frequent diarrhea। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको डायरिया है, अगर वो डायरिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कौन से फूड आइटम को अवॉइड करना है? ए ऑप्शन इज मिल्क, बी इज राइस वाटर, सी इज फ्रूट्स एंड डी इज कर्ड। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए जो वॉमिटिंग एंड डायरिया है बहुत कॉमन होता है ड्यू टू फीड इंटॉलरेंस। और फीड इंटॉलरेंस क्यों हो सकती है? ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस। जैसे अगर मिल्क है तो मिल्क में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज फ्री डाइट अगर हम देंगे पेशेंट को, दैट इज बेटर एब्जॉर्ब फॉर द पेशेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, मिल्क को अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर फोर: अपॉर्चुनिटिक डिजीज। ऑप्शंस हैं: कैन बी सडन इन ऑनसेट, B is can occur at any point of time, C occur during immunosuppression, and D is can be treated with oral antibiotics। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं कि अगर पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसको दूसरे इन्फेक्शन भी अफेक्ट कर सकते हैं जो उसके अराउंड द मतलब एनवायरनमेंट में होते हैं। तो अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो ज्यादा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि
बहुत सारे इन्फेक्शन जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं वो हॉस्पिटल से पेशेंट ले सकता है ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। तो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, अकर ड्यूरिंग इम्यूनोसप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इज सीन इन। ऑप्शंस है अल्जीमर्स डिजीज, बी इज वास्कुलर डिमेंशिया, सी एचआईवी डिमेंशिया एंड डी पार्किंसंस डिजीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, एचआईवी डिमेंशिया। एचआईवी डिमेंशिया एक रैपिड प्रोग्रेसिव डिमेंशिया होता है जिसको हम हैंड भी बोलते हैं, HAND। हैंड का मतलब है एचआईवी एसोसिएटेड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो ये इस डिसऑर्डर में क्या होता है, कॉग्निटिव, मोटर और इमोशनल इश्यूज आते हैं जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, और ये एक डिमेंशिया की तरफ ले जाता है पेशेंट को, जो रैपिड और प्रोग्रेसिव होता है। तो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ART स्टैंड्स फॉर। ऑप्शंस हैं ए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, बी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, सी एंटी रेसिस ट्रीटमेंट एंड डी ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हेल्प टू। ऑप्शंस आर ए ट्रीट HIV infection, B decrease viral RNA levels, C control pneumocystic carinae pneumonia and D decrease pain and diarrhea। तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं वायरल लोड को पेशेंट के अंदर। तो जो RNA वायरस होता है, जो HIV का वायरस होता है, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाता है अगर हम ATT टाइमली शुरू कर देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट की लाइफ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे इन्फेक्शन है वो भी पेशेंट को जल्दी से नहीं पकड़ते हैं। So option B is the correct answer. Question number 8, which of the following antiretroviral drug is newly introduced by NACO for the treatment of HIV positive patient? तो based on some research studies, WHO ने recommend किया है, NACO ने recommend किया है dolutegravir, जो एक न्यू ड्रग है HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिए, और ये फरवरी 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह से और सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर प्रेग्नेंट विमेन एंड चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल वुमेन्स। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, इन एन एडल्ट द स्केलेटन कॉम्प्राइजेस अराउंड। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए इज 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 30 to 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 60 to 70% ऑफ द वेट, या फिर 10 to 20% ऑफ द बॉडी वेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 10 to 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो, टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है ह्यूमन बॉडी में वो 206 बोला जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 206। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स हमें बतानी है, तो फेशियल बोन हमारे पास है टोटल 14। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल इज। तो स्कल में कितनी बोन्स हैं? स्कल में होती हैं 22 बोन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल बोन कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन्स। तो ऑप्शंस हैं एटलस, एक्सिस, कॉक्सिक्स या सैक्रम। तो जो ऑप्शन डी है, सैक्रम इज द करेक्ट आंसर। सैक्रम के पास जो है 5 सेगमेंट ऑफ बोन्स होती हैं, और ये फ्यूज टुगेदर होती हैं टू फॉर्म अ लार्ज बोन। तो ये बेस ऑफ द स्पाइन में होती हैं और सेंटर ऑफ द पेल्विस में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। मैं पहले बता दूं,
जो ट्रू रिब्स होती हैं और वो 1 to 7 तक होती हैं, जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो 8 to 12 तक होती हैं, और 11th एंड 12th रिब जो है वो फ्लोटिंग रिब होती हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, तो 8 to 12, सॉरी 1 to 7 जो है रिब्स हमारी वो ट्रू रिब्स होती है, तो 7 टोटल इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। अच्छा, ये ट्रू रिब्स क्यों कही जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं विद देयर कार्टिलेजेस। फॉल्स रिब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फॉल्स रिब्स होती हैं जो 8 to 12 होती हैं वो डायरेक्टली कार्टिलेज से स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, बल्कि उनका कार्टिलेज 1 to 7 से जो रिब्स हैं उनके जो लास्ट वाले रिब्स हैं जैसे 6 या 7, उनके कार्टिलेज से अटैच होकर स्टर्नम से अटैच होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स रिब्स कही जाती हैं। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच्ड ही नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, जैसे मैंने पहले ही बताया है, फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 2 पेयर्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो 11th और 12th होती है वो फ्लोटिंग रिब होती है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉल्स रिब इज, ऑप्शन ए इज फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, 7th रिब या 10th रिब। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको, 8 to 12th रिब जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है 10th इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रू रिब्स आर पेयर और नंबर, तो 1 to 7 पेयर जो हैं वो ट्रू रिब्स के होते हैं, तो 7th रिब इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, टोटल नंबर ऑफ metatarsal bones in the human body are, option A is 8, B is 10, C is 14 and D is 16। तो metatarsal bones कहाँ होती हैं, तो जो 5 बोन्स होती हैं जो हमारे मिड फुट में लोकेटेड होती हैं उनको हम मेटाटार्सल्स बोलते हैं। तो ये टोटल नंबर होता है इनका 5, तो अगर 5 + 5 दो जगह काउंट करते हैं तो 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन्स, तो अपर एक्सट्रीमिटीज की जो हैंड की बोन है उसको हम कार्पल बोन बोलते हैं, और ये टोटल नंबर होता है इनका 8, तो अगर दो जगह काउंट करते हैं 8 + 8 is 16, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इज, ऑप्शंस दिए हैं 9 पेयर्स, 10 पेयर्स, 11 पेयर्स या 12 पेयर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल। तो फ्रेंड्स, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, ये वो मसल्स होती हैं जो हमारे रिब्स के इन बिटवीन लोकेटेड होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो ये मसल्स एक काफी अच्छा पुश करती हैं हमारी जो है चेस्ट को, ताकि हम एयर को इनहेल कर सके एट फुलेस्ट और एक्सेल कर सके एट फुलेस्ट। और जो हमारा डायाफ्राम है वो भी काउंट किया जाता है इंटरकोस्टल मसल के अंदर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, क्योंकि टोटल 12 पेयर ऑफ लंग्स ऑफ सॉरी रिब्स होते हैं हमारे पास, तो उनके बीच में जो मसल्स होती हैं वो 11 पेयर्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे 11 ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, विंगिंग ऑफ स्कैपुला इज कॉज्ड ड्यू टू इंजरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो विंगिंग का मतलब है जो स्कैपुला जो बोन होती है वो एक बाहर की तरफ निकल जाना। आप लोगों ने अगर ये डिसऑर्डर देखा होगा तो इसमें क्या होता है, किसी पर्सन को जब ये डिसऑर्डर होता है तो एक जो स्कैपुला है, जो अफेक्टेड एरिया है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और वो रिजेंबल करता है एक विंग को, जो बर्ड का विंग होता है उसको रिजेंबल करता है जब बाहर निकल जाता है। तो ये एक डिसऑर्डर होता है, ये क्यों होता है यही पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए इज अल्नर नर्व, बी इज thoracodorsal nerve, C is long thoracic nerve of Bell and D is dorsal scapular nerve। तो अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल में इंजरी हो जाती है तो यही कॉज करती है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, एंड दिस में बी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द एरिया। जब नर्व को इंजरी होती है तो पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसीलिए विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मसल ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट,
जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है बॉडी का, उसमें जो थाई मसल्स होती हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं, ए इज रेक्टस फेमोरस, बी हैमस्ट्रिंग, सी डेल्टॉइड एंड डी इज tibialis एंटीरियर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, रेक्टस फेमोरस। तो क्या रेक्टस फेमोरस पे आईएम इंजेक्शन देना एप्रोप्रिएट माना जाता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इज रेक्टस फेमोरस इज द सेफ साइट फॉर आईएम इंजेक्शन? क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं, ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी इनोमिनेट एंड डी सैक्रम। And the correct answer is innominate. Question number 25. The muscle covers the shoulder and the back of the neck is option A is trapezius, B is masseter, C is biceps and D is temporalis. तो यहाँ पे जो correct answer है वो है trapezius, sorry. Question number 26. Which bone is the largest bone in the human body? Options हैं आपके पास. First is tibia, B is radius, C is femur and D is humerus, and the correct answer is of course femur, option C. Question number 27. Contraction of the abdominal muscles is important in A is normal quiet expiration, B forced maximum expiration, C normal quiet inspiration and D forced maximum inspiration. And the very correct answer is option B, forced maximum expiration. तो हम जब मैक्सिमम एक्सपिरेशन करना चाहते हैं तो हम एब्डोमिनल मसल्स को भी यूज करते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्शन से हम मैक्सिमम जो है एयर आउट करते हैं फोर्सफुली। Question number 28. Which answer best explains the location of the humerus? Options है, A is knee to ankle, B elbow to wrist, C elbow to wrist and D is shoulder to elbow. And the correct answer is option D, shoulder to elbow जो है वो humerus bone होती है। Question number 29. The elbow is dash to the wrist. अब एल्बो जो है उसकी लोकेशन बतानी है, इधर डिस्टल, पोस्टीरियर, एंटीरियर या प्रॉक्सिमल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉक्सिमल। तो जो एल्बो है वो प्रॉक्सिमल है रिस्ट के। प्रॉक्सिमल मतलब जो नियरर होता है, तो रिस्ट के नियरर एल्बो जॉइंट ही होता है, तो प्रॉक्सिमल ही है एल्बो जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30. द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। तो मसल का फाइबर जो है वो बेसिक स्केलेटल मसल का जो है स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, fasciculus, B is fiber, C is myofibril and D is सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो होता है वो मसल का सेल होता है और यही करेक्ट आंसर है, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल सिस्टम मसल। So friends, thank you very much for watching my video. Keep reviewing, keep watching and solving the MCQs. MCQs जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। So लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी नॉर्सेट या नर्सिंग के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।